तो जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जिसके पास पीडीएफ की सुविधा नहीं है या पूरा कोर्स देखने की सुविधा नहीं है, तो वो अगर आप फायदा चाहते हैं अपना पूरा, तो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऐप पे देखने की कोशिश कीजिए या वेब पोर्टल पे देखें। यूट्यूब पे आगे वीडियो इससे रिलेटेड है, एक दो और आ सकते हैं, लेकिन और ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है, लाखों में कॉस्ट आ रही है। इसकी कॉस्ट के लिए भी स्टूडेंट को कंट्रीब्यूट करना है, जिससे कि हम कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन है कि द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर। मैं अपने आप को एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है कि द एज ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया shall be determined by such authority and in such manner as parliament may by laws provide inserted by। ये वाली चीज है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि जजेस की एज, ये करंट का क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं इसको, हालांकि ये सीरीज स्टैटिक की है सिर्फ, लेकिन अगर करंट के साथ टैली करें आप तो अखबार, अगर जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सुझाव है, रिकमेंडेशन है और चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए, क्योंकि जजेस की बहुत सारी कमी है इंडिया में और केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। तो इसके लिए क्या है कि उनकी बढ़ाई जाए, तो वो कौन बढ़ा सकता है, कौन से अमेंडमेंट था जिसका कि सहारा लेकर पार्लियामेंट के पास पावर है। अगर 65 से 70 करनी है, जिसका कि काफी ज्यादा चर्चा है, तो वो उसके जरिए की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है ए। इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, तो जो ये अमेंडमेंट हुआ था 1963 में और अमेंडमेंट 124 आर्टिकल है उसमें हुआ था क्लोज 2 में। ठीक है, जिसके आधार पे पार्लियामेंट है वो चाहे तो जजेस की एज है वो बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है वो है 952। क्वेश्चन है 952 और क्या इस क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या दिया हुआ है कि यूनियन टेरिटरी के लिए प्रेसिडेंट है, उसके पास रेगुलेशन बनाने की पावर होती है। रेगुलेशन क्या होता है कि पार्लियामेंट में बजाय लो पास होने के रेगुलेशन राष्ट्रपति के पास कुछ असाधारण सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि ये जो यूनियन टेरिटरी है वो एक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुसत्ता उससे रिलेटेड जुड़े हुए मामले होते हैं। कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मामले होते हैं, सिक्योरिटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण मामले होते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर है रेगुलेशन बनाने की बिना पार्लियामेंट के। तो यहां पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं इसमें, तो क्योंकि वहां पे खुद की विधानसभा ही है, तो बाकियों में तो विधानसभा है नहीं, तो बाकियों के केस में क्या है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वाले हैं सारे। ठीक है, तो लेकिन पुडुचेरी वहां की विधानसभा भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है, उसके साथ ये टैली नहीं हो रहा। सी में रेगुलेशन नहीं हो सकता, बाकियों में रेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, कुछ और भी देख सकते हैं आगे आप कि आर्टिकल 240 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें कि रेगुलेशन बनाने की है पावर राष्ट्रपति के पास में। तो प्रेसिडेंट है वो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशन बना सकते हैं। वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन-दीव, और ये जो है ना दादर नगर हवेली दमन-दीव है वो मर्ज कर दिया गया। जैसे आपको पता होगा ये टेरिटरी मर्ज हो गई थी, और पौंडीचेरी। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज पावर डिक्लेयर्ड बाय प्रोक्लेमेशन दैट ए ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्टेड वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाज थ्रेटेंड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसी। ठीक है, कहने का मतलब है कि इमरजेंसी कब लगाई गई। क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि इमरजेंसी है वो कब लगाई गई। क्वेश्चन यहां पे है कि प्रेसिडेंट ने साइन कब किए। तो इसका मतलब क्या है कि जो इमरजेंसी लगी थी, जहां पे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात हो रही है यहां पे, तो वो इमरजेंसी कब लगी थी? वो लगी थी 25 जून 1975 को। ये दिन भी आपको डेट याद रखनी है, कहीं ऐसे नहीं है ऊपर की याद रख ली, 3 बार इमरजेंसी लगी है, तो उससे आपकी बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, ये कोई सबको पता होता है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि कितनी बार इमरजेंसी लगी है। ठीक है, कोई आप कोई पीएन का एग्जाम भी दे रहे हैं तभी भी नहीं पूछेंगे आज के टाइम में। और ये 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च
1977 तक थी और आर्टिकल 352 के तहत थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इसको साइन किया था, मतलब उस टाइम में राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान के मुताबिक आर्टिकल 87 है जिसमें कि प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। अब बहुत ही क्लोज से आंसर आपको नजर आ रहे हैं, इसमें क्लोज से आंसर नजर आ रहे हैं कि इन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्या वो ज्वाइंट सिटिंग होती है? दूसरी बात क्या है, इन ए टेबल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इन ए डिबेट ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि जब दोनों हाउसेज बहस करे उस डिबेट में वो अपना जो एड्रेस है वो करेंगे या अभिभाषण देंगे। तीसरा, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या फिर व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल में लिखी हुई है वो कौन सी है? तो ये आपको बतानी है। थोड़ा सा आपको क्या है कि कहीं ना कहीं जो क्लोज ऑप्शन है, ये इस तरह के ऑप्शन जब भी आएंगे तो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर बैठे। डी ऑप्शन में 87 जो आर्टिकल है उसमें क्या है, एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है? ठीक है, एक्चुअल में लिखा हुआ यह है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा का जब जनरल इलेक्शन हो जाता है, नए चुनाव हो जाते हैं, तो उसके पहले सेशन में एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट शैल, कि हर साल पहले सेशन में जब शुरू होता है ना, पहला सेशन शुरू होता है हर साल, पहला सेशन, तो प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ इट्स समन, कि समन का कारण बताएंगे और दोनों हाउसेज की असेंबली होगी उसमें वो एड्रेस करेंगे। तो एक्चुअल में जो राइट आंसर है ना वो इससे लिया गया आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट इसमें गलत कर बैठे होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अंडर रूल 377 ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ये आप अखबारों में बहुत सारा सुनते हैं कि रूल 377 है हाउस में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इस रिलेटेड क्वेश्चन है कि रूल 377 के तहत लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मैटर्स दैट कैन बी रेज्ड बाय लोकसभा मेंबर इन वन डे, कि एक दिन में लोकसभा मेंबर द्वारा कितने मामले हैं, मैक्सिमम कितने मामले हैं वो उठाए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने मामले हैं वो उठाए जा सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 20 है, ठीक है। ये वाला आपको बहुत ज्यादा चर्चा में मिलेगा 377। अगर आपने सीरियसली पढ़ा है तो न कि 2-3 रट्टे मार लिए ऊपर में कि लोकसभा पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और आपकी तैयारी होगी पॉलिटी की, ठीक है। तो ऐसे बात नहीं बनने वाली है। अब चाहें तो आगे थोड़ा देख भी सकते हैं कि मैटर विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आर्टिकल 377 के तहत आएगा, और 1954 में ये डिवाइस है वो रखा गया, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर टू रेज मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट एट प्रेजेंट नंबर ऑफ मैटर दैट कैन बी रेज्ड बाय मेंबर अंडर 377 ऑन ए सिंगल डे इज 20, ठीक है। इसको अगर आपको चाहें तो आप गूगल सर्च करके थोड़ा पढ़ें और जिससे कि और क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ये चर्चा में रहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इन द स्टेट, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे गलत कर सकते हैं, आपको बताना है कि इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट असेंबली, इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर, और हैज बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको यह बताना है कि जो स्ट्रेंथ है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, कि राज्य में मंत्री कितने होंगे, ठीक है। राज्य में मंत्री जैसे 5 मंत्री बनाने हैं, 7 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में डिसाइड कितने होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैक्सिमम है लिखा हुआ कि आपको इतने से ज्यादा 15% से ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन 5 बनेंगे, 7 बनेंगे, 11 बनेंगे, 12 बनेंगे, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये क्या, चीफ मिनिस्टर का पूरा अधिकार होता है कि मुझे कितने मंत्री रखने हैं,
ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वरना इसका आंसर गलत दे बैठेंगे आप। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन पूछा क्या था। ठीक है, संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री है वो 5, 7, ये 11 इस वाली कैटेगरी में, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स पब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ऑक्यूपाइज द। फैक्चुअल क्वेश्चन है आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हमने इस सेशन में, मतलब ये जो सीरीज चल रही है इससे रिलेटेड मैंने पूरी की पूरी टेबल दिखाई थी, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब कि पहले सबसे पहले कौन आएगा, जिसमें क्या बोल सकते हैं सीनियरिटी के आधार पे, या प्रोटोकॉल होता है ना, नमस्ते करने का प्रोटोकॉल आप बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये चीजें आपको थी। और मैंने एग्जांपल भी दिया था पाकिस्तान का उस टाइम में, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जा रहे हैं, तो आर्मी चीफ की गाड़ी जाएगी और प्रधानमंत्री की रुकेगी, मतलब वो सीनियर प्रोटोकॉल में। तो यहां की बात आ रही है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, उसकी रैंक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो 11वीं रैंक है इसकी। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ में जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, अटॉर्नी जनरल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी रैंक होती है 11वीं, मतलब उनके बराबर है ये। जानते हैं, प्रोटोकॉल का सवाल है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन, राइट टू इन एजुकेशन बिकेम ए फंडामेंटल राइट ऑन। आपको यह तो पता है राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A आरटी एक्ट, वो दोनों चीजें यहां पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में कि जो ये कब बना, ये क्वेश्चन आया है, और बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो बताइए कि कब बना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, उस दिन 21 आर्टिकल 21A और आरटी एक्ट है, दोनों 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आए थे। तो आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग बीन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विद द क्राइज ऑफ महात्मा गांधी की जय। कि जब ये आर्टिकल आया संविधान सभा के सामने, तो उस टाइम में बहुत ही उत्साह का माहौल था, महात्मा गांधी की जय के नारे लगे थे। मतलब इसको क्रेडिट है वो महात्मा गांधी को जाता है। आपको ये बताना है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जब स्वीकार किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया, तो इतनी ज्यादा मतलब महात्मा गांधी को क्रेडिट दिया गया, उस पर कौन से आर्टिकल को ऐसा क्रेडिट दिया गया। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, वो है छुआछूत वाला, आर्टिकल 17। ठीक है, ये आर्टिकल देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 29 नवंबर अडॉप्टेड विद एक्लेमिनेशन एंड क्राइज ऑफ महात्मा गांधी की जय, ने इंपोर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अनटचेबिलिटी स्टेटरी ऑफेंस। आप आगे आप चाहें तो इसमें क्या है कि मुनीस्वामी पिल्लई, ए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ मद्रास, सेड दैट इनेक्टमेंट वुड बेनिफिट 1/6 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो ये कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। चलो आगे देख लेते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी विल बी ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेट ओनली। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली जो आज का सेशन है उसमें आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब ज्यादा फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने रट्टे ठीक मार रखे हैं तो आपके लिए आसान से ही है, ज्यादा हाईफाई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं है जहां पे कि आपकी मिस्टेक होने की संभावना हो। ठीक है, अगर इनमें भी बच्चों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाएं कि आपको सीरियस तैयारी करनी है। कोई ये नहीं पढ़ना कि लोकसभा उसके संसदीय कितने सदन होते हैं, ये वाले क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। A political party will be treated as recognized in a state only if it has engaged in political activity for a continuous period of। बहुत सारे उसके क्राइटेरिया है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया उसमें से ही आपको बताना है। एक पॉलिटिकल पार्टी को राज्य में रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, अगर सालों का आधार मान लिया जाए तो। एक तो होता है कि मतलब कितने वोट आए वो वाला, लेकिन यहां पे क्वेश्चन सिर्फ स्पेसिफिक ज्यादा है। ठीक है, तो कितने साल तक वो एक्टिविटी में लीन रही हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी डिटेल भी दी है, अगर आपके पास पीडीएफ है तो जरूर एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपको पता हो कि कौन कौन सी क्राइटेरिया है और अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी को कौन सी क्राइटेरिया के तहत जल्दी इसको मिल गई।
विद रेफरेंस टू कैबिनेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि विद रेफरेंस टू कैबिनेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैबिनेट के बारे में जिक्र है और कुछ स्टेटमेंट आपके सामने। क्या स्टेटमेंट है? इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शंस, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। क्या स्टेटमेंट सही है? कैबिनेट के बारे में स्टेटमेंट सही है कि इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। दूसरी स्टेटमेंट है द पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में इसके बारे में जिक्र नहीं है कि कैबिनेट की पावर क्या है। मतलब कैबिनेट है देश की सबसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सबसे बड़ी, जो डिसीजन मेकिंग करती है, और उसका संविधान में जिक्र नहीं है। यह स्टेटमेंट बोल रही है दूसरी, उसके पास संविधान में पावर की कोई बारे में जानकारी नहीं दी है। दूसरी स्टेटमेंट ये। तीसरा, इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर, कि ये एक निर्देश देती है जो बाकी मिनिस्टर होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, कि इन ये पॉलिसी डिसीजन जो भी लेगी उन पे बाइंडिंग है, जो भी पॉलिसी डिसीजन लेंगे उनके ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, तो ये आपके सामने 3 स्टेटमेंट दी है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और पूछा क्या है आपको, ये भी मैं आपको दिखा दूं कि गलत न कर बैठे यहां पे, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से भी पढ़ना है कि इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों सी इसका राइट आंसर है? कि देखो ये कलेक्टिव डिसीजन करती है, इसके जो फैसले होते हैं सामूहिक होते हैं, कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। डिसएग्री करा तो वो बाहर है, मिनिस्टर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इसकी संविधान में इसको कोई ऐसे कोई पावर वगैरह नहीं दिखाई गई है, वो कन्वेंशन के अनुसार है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और ये क्या है कि ये भी सही है कि मिनिस्टर्स को डायरेक्ट करती है, पॉलिसी डिसीजन ले लेगी और बता देगी कि ये आपको अप्लाई करवानी है। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली गलत है। पूछा गलत कौन सी है, तो पहली गलत थी। चलो, एनीवे, ए फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश है, कैन नॉट प्रैक्टिस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, कि उस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कैन प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तीसरा है कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और चौथा है ए और बी, चौथा है ए और बी करेक्ट है। तो बताओ कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। चारों को आपको इकट्ठा करना है, तभी इसका निचोड़ निकल पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को फ्रेमिंग है इस ढंग से की गई है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस ढंग से की है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है डी। देखो, जो हाई कोर्ट का जज है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जुडिक्शन में काम नहीं करेगा, तो ये पहली स्टेटमेंट तो सही होगी कि कैन नॉट वर्क। तो इसका मतलब आप इस पर टिक मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? आगे भी तो क्वेश्चन है, आगे भी तो क्वेश्चन है, तो इस पे टिक मारने से गलत हो सकता है आपका। फिर आगे देखिए कि कैन प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, दूसरे जो हाई कोर्ट है ना बाकी बच गए, उसमें कर सकता है वो। ठीक है, तो ये बात भी सही है, तो ए और बी दोनों सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देयर इज ए डैश पार्टी सिस्टम इन यूएसए। यूएसए में कितनी पार्टी सिस्टम? यहां तो मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में तो हर बंदे की अलग पार्टी है। कोई भी गुस्से में आकर यहां पे पार्टी बना सकता है, एमएलए, एमपी, कोई मंत्री है, ठीक है, उसको थोड़ी सी भाव नहीं दिया, मतलब उसकी चौधर अगर कम होती नजर आई तो वो उछलकर अलग पार्टी बना सकता है। लेकिन अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ्स, कि 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन की गई है, एहतियात के तौर पे उसको नजरबंद कर दिया गया, मतलब गिरफ्तार किया गया है। कैन बी ऑर्डर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड हुज चेयरमैन शैल बी ए जज ऑफ। क्या है यहां पे दिया गया है कि 3 महीने से ज्यादा अगर किसी को पकड़ कर रखना है, नजरबंद रखना है, ठीक है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है पुलिस को, तो उसके लिए क्या है कि कुछ प्रोविजन है संविधान में, उसके लिए बताया गया कि एक चेयरमैन होगा और वो चेयरमैन की एडवाइजरी बोर्ड बनेगा और उसके चेयरमैन की रिकमेंडेशन है, कहने मतलब एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन है, वो उसके आधार पर फैसला होगा। तो बताना आपको कि वो जो एडवाइजरी बोर्ड है उसका जो चेयरमैन होगा वो उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसका लेवल है वो क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? उसका लेवल हाई कोर्ट का जज है ना उसके समकक्ष या वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इमोलमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ ए स्टेट गवर्नर शैल नॉट बी डैश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, कि
अगर किसी को गवर्नर बना दिया तो जब तक कि वो अपने उस ओहदे पे है, उसकी तनख्वाह वगैरह, उसको भत्ते वगैरह है, वो क्या है, कम नहीं, सेल नोट भी इंक्रीज, उसके बढ़ाया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता, कल्टर नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन ये आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उसके कम नहीं किए जा सकते, उसके कम नहीं किया जा सकते, बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है, डिमिनिश नहीं किया जा सकता, बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया है आपका, इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल तो इंश्योरेंस होता है ना, पीआईएल होता है ये, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपको बताना है कि ये कहां से ओरिजिन हुआ था, किस देश से हुआ था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वह अमेरिका से हुआ था, इसका राइट आंसर है अमेरिका से, बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अमेरिका में क्या है कि ये जो फर्स्ट लीगल एड ऑफिस है 1876 में, अमेरिका बहुत पुरानी डेमोक्रेसी, 1876 में तो एक लीगल एड ऑफिस खोला गया, और यहां पे आंदोलन भी हुए थे बाद में। 1980 के दशक में अमेरिका में पीआईएल की शुरुआत हो गई थी, हालांकि भारत में भी जल्दी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द करंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करंट लिस्ट में कौन सा है, मतलब समवर्ती सूची में कौन सा है, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जो नीचे दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए कंकरेंट लिस्ट में क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कंकरेंट लिस्ट में न्यूज़पेपर होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा, न्यूज़पेपर होते हैं। तो न्यूज़पेपर कंकरेंट लिस्ट में है, और इसकी जो लिस्ट में एंट्री नंबर है वो 39 है। पुलिस होता है राज्यों का, पुलिस राज्यों के पास होती है। पोस्ट और टेलीग्राफ होते हैं वो यूनियन लिस्ट में होता है। पब्लिक हेल्थ है वो राज्यों के पास होती है, एंट्री नंबर 6, छठी सूची, वो लिस्ट में छठा नाम है उसका। The two former governor of the Reserve Bank of India who later became Union Finance Minister, आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से बताना, पहली बात तो कि दो भारत के आरबीआई के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर थे, बाद में क्या है कि वो वित्त मंत्री बने। वो दो नाम कौन से, दो शख्स कौन से हैं जो कि वित्त मंत्री बने, लेकिन वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे। तो बताओ कि कौन से हैं वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मनमोहन सिंह और सीडी देशमुख है, वो दो पहले आरबीआई गवर्नर थे और बाद में क्या है वो वित्त मंत्री बने, ठीक है। और 15वें गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 22वें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने थे। अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड अंडर विच द प्रेसिडेंट में रिमूव ए गवर्नर फ्रॉम ऑफिस आर, कि गवर्नर को हटाना है प्रेसिडेंट, किस आधार पे हटा सकते हैं, गवर्नर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट है किस आधार पे हटा सकते हैं। तो आर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जो तरीके हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं। नॉट लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्न बाय हेल्दी कन्वेंशन, गवर्न बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, जैसे राष्ट्रपति को ठीक लगेगा, चाहे भले ही उसका कसूर हो न हो, उसको हटाया जा सकता है। सरकार चेंज होती है आमतौर पर, गवर्नर की भी छुट्टी, ठीक है। तो इसका संविधान में जिक्र नहीं है, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, कि जब वीपी सिंह की सरकार आई थी तो उस टाइम में कांग्रेस के जितने भी थे सबकी छुट्टी कर दी थी, ज्यादातर की छुट्टी कर दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो वीपी सिंह ने और चंद्रशेखर ने जो लगाए थे गवर्नर, उनकी छुट्टी हो गई थी। तो ये चलते रहते हैं। प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है उसकी मुख्य भाषा कौन सी है, उसकी मुख्य भाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप की मुख्य भाषा वो है मलयालम, मलयालम इसकी मुख्य भाषा है, मोस्ट कॉमन भाषा वहां पे बोली जाती है, ठीक है। और जो मलयालम है उसकी स्क्रिप्ट वो यूज करते हैं वो है ग्रंथा। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपका सर्वप्रिय से क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 360 में उसका प्रोविजन है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 360 में जो बात लिखी हुई है संविधान में, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, और क्या स्टेटमेंट आपके सामने वो दी हुई है। क्या है देखिए, कि बिल फॉर अमेंडमेंट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि संविधान में संशोधन से रिलेटेड बिल है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वो
नहीं रखा जा सकता, इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्या ये बात सही है कि राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए तभी आएगी, तभी बिल आएगा? तो पहले तो स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है, कि बिल फॉर अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, कि दोनों हाउसेस में कहीं पे भी बिल आ सकता है, लेकिन जो संविधान में संशोधन आर्टिकल 360 से रिलेटेड है वो राज्यों की विधानसभाओं में, विधानमंडल में, वहां पे नहीं आएगा, इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरी स्टेटमेंट, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय। क्या लिखा हुआ है कि अगर संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन करना है संविधान के, तो जो वहां की हाफ से ज्यादा राज्य है ना, हाफ राज्य है कम से कम, वो स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करे, विशेष बहुमत से उसको पास करे। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने, और बताना क्या है कि करेक्ट कौन सी है। तो देखो ये तो गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी नहीं। अगर ऐसा कोई मामला आता है जैसे संघीय ढांचा है, जैसे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वो स्पेशल मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जितने प्रेजेंट है ना उसका सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट है उसका मेजोरिटी चाहिए। आगे है कि बिल है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो लोकसभा या राज्यसभा में हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए, सीधा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। वो मनी बिल में चाहिए होती है, इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यही एक करेक्ट है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है। और एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि जो बिल है, पहले स्टेटमेंट था बिल फॉर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये प्राइवेट मेंबर भी आप इंपोर्टेंट नोट कर सकते हैं, कहीं की स्टेटमेंट में फंसा हुआ मिल सकता है आपको कि प्राइवेट मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकता है। आगे है द डैश डिसाइडेड इन मई 1949 दैट इंडिया शुड बिकम ए रिपब्लिक। किसने ये डिसाइड किया था मई 1949 में कि भारत है वो गणतंत्र बनेगा? मतलब कि जिसका मुखिया का, देश का मुखिया है वो इलेक्शन से होगा, न कि मोनार्की सिस्टम होगा। तो ये हाउस ऑफ कॉमन, यूनियन पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसने ये डिसाइड किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुत आसान है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 मई 1949 को यह डिसाइड हुआ था, और एक पूरा पैराग्राफ था जिसमें कि कॉमनवेल्थ नेशन से रिलेटेड भी था, उसकी बारे में जानकारी। अगर पूरा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहें तो जो पीडीएफ आपको दिया हुआ है उससे जरूर आप पढ़ दें, उसमें पूरी जानकारी है कि क्या फंडा हो गया था उस टाइम में इस मुद्दे पे। अगला क्वेश्चन है डैश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे भारत को यूनाइट करने में आजादी के बाद? जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजागोपालाचारी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी इसका आंसर है। यहां पे उसकी पूरी जानकारी ये है कि जो तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा बीमार थे, तब भी उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। 565 अलग अलग छोटे मोटे रियासतों को अंग्रेजों ने तो बोला था या तो भारत के साथ मिल जाओ या क्या है कि 565 देश बना लो चाहिए। तो महात्मा गांधी का आइडिया था कि भैया यूनाइट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन्होंने इसको पूरी तरह से कर लिया था काबू में। क्वेश्चन नंबर आता है 9, इसका है 974 क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस शॉर्ट टाइटल इज कंटेंट इन द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि देखो लाइन समझो क्या दिया हुआ है। लाइन समझो कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल दीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल दीजिए। तो उस आर्टिकल में जो स्टार्टिंग होती है टाइटल क्या दिया हुआ है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये शॉर्ट टाइटल है ना, वो किस में कौन से आर्टिकल में है? भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 393। बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है ये। थोड़ा सा भी आप सीरियस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप उसमें इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर।
सबसे ज्यादा लंबे अंतराल के लिए, आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा लंबे अंतराल के लिए कार्यकाल के लिए कैबिनेट मंत्री कौन रहे हैं, कौन से कैबिनेट मंत्री है जो चिपके रहे, सरकार में हमेशा रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जगजीवन राम। इसका राइट आंसर क्या है? जगजीवन राम इसका राइट आंसर है। ठीक है, 30 साल तक है ये, इतना काफी लंबे चौड़े ड्यूरेशन तक ये मंत्री रहे थे। ठीक है, सत्ता के साथ हमेशा रहे हैं। ठीक है, हो सकता आप बोलेंगे कि रामविलास पासवान इनका रिकॉर्ड तोड़ दें, पता नहीं तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हर इंसान, कई बार क्या होता है कि किसी की फितरत होती है कि जहां सत्ता होगी हम चलेंगे। तो उस टाइम में तो कांग्रेस ही थी, कांग्रेस की थे, तो इनको तो पार्टियां चेंज करने की जरूरत नहीं थी। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, पॉइंट आउट कि निम्नलिखित में से कोई स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज स्प्लिट इनटू गुजरात और महाराष्ट्र, कि बॉम्बे स्टेट है उसको गुजरात में और महाराष्ट्र में इसको अलग अलग कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। मैसूर का नाम है वो तमिलनाडु बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश है वो पहले यूनियन टेरिटरी थी, और गोवा है दमन एंड दीव से अलग किया गया था। तो बताओ इनमें से चारों में से क्या गलत है फिर? तो इसका राइट आंसर क्या है? जो गलत है वो है मैसूर है वो कर्नाटक में बदला था। अगला क्वेश्चन देख ले, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, इफ ए कैबिनेट मिनिस्टर डिसएग्री विद प्राइम मिनिस्टर द लेटर कैन, क्या होगा अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री से सहमत नहीं है, तो प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री उनका क्या इलाज करेंगे फिर? ठीक है, तो इसका स्टॉप पेमेंट ऑफ सैलरी, की उस मंत्री की तनख्वाह रोक देंगे, उस मंत्री को पार्लियामेंट से हटवा देंगे या हटा देंगे, उस मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा अपनी मंत्री पद से। आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम द पार्लियामेंट, कि वो मंत्री को बोल सकते हैं पार्लियामेंट से भैया रिजाइन करो। ठीक है, तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, कि मंत्री इस पद से हटा देंगे, पार्लियामेंट का मेंबर है वो बना रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, किस कंट्री को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जहां पे जनता का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। अगर वहां के किस तरह से होता है कि अगर वहां पे कानून बनाना है तो वो जनता से रेफरेंडम करवाते हैं, जनता से पूछते हैं भैया बताओ ये ठीक है या नहीं है। वहां की लेजिस्लेचर है वो उसने पहले बना लिया, लेकिन वो अब जनता के पास जाएंगे। जैसे कि सीए इंडिया में अगर वो जनता से पूछते, जनता की वोटिंग होती, तो उसको बोलते डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव, कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। लेकिन होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे जनता से सीधे जनता कानून बनाती है, तो वो है स्विट्जरलैंड। राइट आंसर क्या इसका? स्विट्जरलैंड। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी हैविंग 5 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी 5 ऑफिशियल भाषाएं हैं? ऐसी कौन सी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, जिसकी की 5 ऑफिशियल भाषाएं हैं? आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। इसका जिक्र पिछले सेशन में भी आया था जहां पे कि अलग अलग इसके मुद्दों को उठाया गया था। तो इसका राइट आंसर है पुडुचेरी है। ये बड़ा मिक्स ये मामला है इसका। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, फ्रेंच है, इंग्लिश आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पुडुचेरी। यहां पे ये भी आ सकता था ना कि बताओ हिंदी किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो हिंदी तो किसी, देखो यहाँ पे इंग्लिश फ्रेंच तो है, मलयालम भी है, तेलुगु भी है, तमिल है, लेकिन हिंदी नहीं बोलते, बाकी सारी चीजें बोलते हैं। ये खास बात है पुडुचेरी। ए प्लान फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट वाज प्रेजेंटेड इन जून 1947 बाय, क्या दिया हुआ है कि एक ऐसी योजना पेश की गई थी, 2 देश बनेंगे जिससे, और जून 1947 में पेश की गई थी 2 देश बनने की। तो बताओ ये क्या था, किसने ये पेश की थी, या इस योजना को क्या बोला गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये था लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। इसका जिक्र भी पहले हमारे क्वेश्चन सीरीज में कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आया है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान का जिक्र आया था कि भारत और पाकिस्तान
अलग बनेंगे और इसके साथ ही वहां पे इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से वो पास हुआ था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये तारीख क्या थी, ये क्या तारीख थी? जून 1947 थी, जिसको जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने पार्टीशन प्लान या माउंटबेटन प्लान रखा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि क्या है। पहले तो स्टेटमेंट को समझिए क्या है मामला, ठीक है, स्टेटमेंट को समझिए क्या है। यहां पे दिया हुआ है कि बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन हैव ए सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिनिस्टर। मंत्रियों के लिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत में भी और ब्रिटेन में भी, भारत में भी और ब्रिटेन में भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, पार्लियामेंट सिस्टम इंश्योर फॉर्मुलेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। कि पार्लियामेंट सिस्टम है ना, वो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट सिस्टम। तो जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो कंटिन्यूटी और फॉर्मुलेशन है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में बात करता है। या दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट सिस्टम ज्यादा स्टेबल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, ये स्टेटमेंट ये बोल रही है। दोबारा बता देता हूं, पार्लियामेंट सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल है प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम से, ये स्टेटमेंट इसकी तरफ इशारा कर रही है। इस तरह की बात आई थी पहले। तीसरा है, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज इन्विजेस्ड इन द पार्लियामेंट सिस्टम एंड गवर्नमेंट। कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है ना, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार और पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच में ज्यादा समन्वय है बजाय कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, बजाय कि दूसरे किसी सिस्टम के। ठीक है, तो क्या यह बात सही है? तो बताना आपको कि निम्नलिखित में से क्या करेक्ट है। तो देखो, पहली तो ये स्टेटमेंट देखो, ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिया में मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब कि जब बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट द्वारा, वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति ने वहां पे साइन कर दिया, एक्ट बन जाता है। ब्रिटेन में क्या होता है कि मंत्री को फिर साइन करने होते हैं, महारानी ने साइन किए उसके बाद साइन करने होते हैं। तो इसका मतलब मंत्री की वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये गलत होगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी क्या, पार्लियामेंट सिस्टम है, जब हमने पहले डिस्कस किया था उसमें पार्लियामेंट सिस्टम है वो कमजोर है। जैसे कि पार्लियामेंट तो हो सकता है 1 महीने के बाद भंग हो जाए, लोकसभा तो मेजोरिटी खोदी, लेकिन वहां पे फिक्स होता है। अगर डोनाल्ड 4 साल के लिए चुना गया तो उसको कोई हटा नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है उसको हटाना प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ठीक है, वहां पे इम्पीचमेंट लगभग नए के बराबर ही होता है। जबकि यहां पे तो किसी ने बहुमत खींच लिया, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो सकता है, तो नीतियां चेंज हो जाती है फिर। तो ये वाला कम लॉन्ग टर्म पॉलिसी है बजाय कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरी आ जाते हैं, जो पार्लियामेंट सिस्टम में मंत्री होते हैं ना, आमतौर पर वो एमपी भी होते हैं, मंत्री होंगे वो एमपी होंगे, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहां समन्वय की संभावना ज्यादा होती है, ज्यादा हार्मोनी है, ज्यादा मिलकर काम करते हैं ये। तो सी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है, सी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन तभी समझ कर पाएंगे आप करेक्ट है जब आपको थोड़ी सी समझ होगी इन पूरे सिस्टम की। अखबार वगैरह पढ़ रहे होंगे ना, तभी। सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अखबार भी चाहिए इसके साथ में। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, द टेन्योर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC है, उसकी टेन्योर कितनी है? CIC की टेन्योर कितनी है ये आपको बताना है। CIC की टेन्योर कितनी है ये आपको बताना है। देखो, CIC की जो टेन्योर स्टार्टिंग में रखी गई थी, जब RTI एक्ट पास हुआ था उस टाइम में 5 साल और 65 साल रखी गई थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ, अमेंडमेंट कर दिया गया, रूल्स बना दिए गए नए कि 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 65 साल और 3 साल। ठीक है, इसमें जो नए रूल आए हैं उसमें तो कुछ चेंज किए गए। तो आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी जो कमिश्नर है उससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट और बाकी जो चेंज हुए हैं रूल वो क्या है। 2019 रूल आपको पढ़ना है और वो जरूरी है पढ़ना, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे और आपको किताबों में वो आए नहीं होंगे किताबों में वो, तो इससे गलत पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउसेस कैन बी अबोलिश्ड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउसेस कैन बी अबोलिश्ड? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से को खत्म किया जा सकता है, कौन से को खत्म किया जा सकता है। क्या लोकसभा को खत्म किया जा सकता है? लोकसभा को और विधानसभा को डिजोल्व किया जा सकता है, मतलब भंग किया जा सकता है, अबोलिश नहीं किया जा सकता। अबोलिश का मतलब समाप्त करना परमानेंटली। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट्स, कौन सा ग्रुप है राज्यों का, किन राज्यों में पैसा है, इसकी जिक्र आया पहले भी कि पैसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 इज नॉट इन्फोर्सेबल। स्टार्टिंग में क्या है कि जो शेड्यूल एरिया है वहां पे पंचायती राज नहीं था, लेकिन 1996 में इसको आगे एक्सटेंड किया गया कि वहां के जो शेड्यूल एरिया के लोग हैं, ठीक है, शेड्यूल एरिया के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनको भी अपना गवर्न करने का राइट हो, मतलब उनको ज्यादा राइट मिले। इसके जिक्र कुछ आए हमारे पीछे क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है कि किसमें इन्फोर्सेबल नहीं है। ये जो पैसा वाला फंडा है, पैसा एक्ट 1996, वो कौन से राज्य में नहीं है, कौन सा ग्रुप है ऐसा जो राज्यों का नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा राज्यों का ग्रुप है, नहीं है। इसका राइट आंसर है वो है ए, इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर। थोड़ा आप पढ़ सकते हैं यहां पे कि पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट एरियाज एक्ट 1996, पॉपुलरली नोन एज पैसा एक्ट ऑफ या एक्सटेंशन एक्ट भी इसको बोला जाता है। मतलब कि अब वो शेड्यूल एरिया में भी लोगों के पास ज्यादा पावर आ गई है। एट प्रेजेंट ओनली 10 स्टेट, पांचवें जो शेड्यूल है उसमें 10 स्टेट्स है, पांचवा फिफ्थ शेड्यूल एरियाज जहां पे कि 10 स्टेट है, वो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। All the 10 states have enacted requisite compliance legislation by amending the respective पंचायती राज एक्ट, कि यहां पे जनजाति वाला एरिया है और यहां पे ये पैसा अप्लीकेबल है, लेकिन बाकी जो राज्य हैं 10 के अलावा इंडिया में, वहां पे पैसा अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो वो जो असम वाला पोर्शन था और जो पूरा ग्रुप था वो इसमें फिर फॉल नहीं पड़ रहा। तमिलनाडु इसमें जिक्र नहीं है, वहां पे तमिलनाडु की भी बात हो रही थी, तो इसमें तमिलनाडु का जिक्र नहीं है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैव ओनली 1 सीट इन लोकसभा। क्या दिया हुआ है कि आपको बताना कि किस ग्रुप में लोकसभा की सिर्फ एक ही सीट है, लोकसभा की सिर्फ एक सीट है। तो कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है जहां पे कि लोकसभा की सिर्फ एक सीट है, ये आपको बताना है। तो कौन से में एक सीट है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। देखो यहां पे देख सकते हैं आप कि चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, पुडुचेरी, लक्षद्वीप है, वो वहां पे एक सीट है। इतने जगह पे आप इनको रट्टा मार लेना, बहुत जगह एग्जाम में आते हैं कि कहां पे एक सीट है। आमतौर पे सिक्किम उस पर क्वेश्चन आता है, चंडीगढ़ पे भी आ जाता है, तो बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, मणिपुर है, ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की, तो लोकसभा की यहाँ पे 2 सीट है प्रत्येक में, यहाँ की 2 सीट है प्रत्येक में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेना। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए इस क्वेश्चन में। 50% से ज्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, 50% से ज्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के, देखो आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे याद करते हैं 2/3 बहुमत से पास हो गया, इम्पीचमेंट हो गया लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन है क्या आगे, अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो कोई छोटा मोटा एग्जाम आजकल वो भी कहीं पे नहीं आता उस तरह के क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इतने से काम नहीं चलने वाला है। इसका राइट आंसर होगा वो है क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर, क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर, ठीक है। कैसे है ये कि ये एक तो क्या है कि ये पार्लियामेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट में पास हो रहा है, लेकिन ये कोई राष्ट्रपति साइन नहीं करता, कोई ये एक्ट नहीं बनता। इसका मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर नहीं है पूरा ये क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर नहीं है कि कानून बनेगा, प्रक्रिया होगी, पहले बिल आएगा, फिर ड्राफ्ट बनेगा, मतलब पार्लियामेंट के दोनों में डिस्कशन होगी, फिर राष्ट्रपति साइन करेगी। साइन वाइन का कोई फंडा नहीं है, ये रिजोल्यूशन पास करवाना है यहाँ पे। और उसमें क्या है कि राष्ट्रपति को एक मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, मतलब पूरा जुडिशियल तरीका है। राष्ट्रपति अपनी बात रखेंगे, नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, इस तरह से पूरा उसकी जांच होगी, मतलब एक पूरा सिस्टम है जो कि जुडिशियल प्रोसीजर है, क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर है ये, ठीक है। इसका पूरा आप पढ़ भी सकते हैं, ये क्यों और क्वेसी जुडिशियल है, आपके पास पीडीएफ होगी तो वो जरूर एक बार देखें कि क्या फंडा है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है?
तो बताओ कौन सा फीचर है कि क्या यहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है, या यूनिटरी स्टेट होता है, या प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या ये। यहां पे हम लोग माइनॉरिटी के और बैकवर्ड क्लासेस के हितों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उनको राइट्स की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ, प्राइम मिनिस्टर किसका लीडर होता है? मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट, मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, मेजोरिटी पार्टी इन राज्यसभा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो क्या है प्राइम मिनिस्टर के बारे में? आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि मेजोरिटी पार्टी के या गठबंधन के वो लीडर होते हैं। इसका राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनता पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1977 बाय द मर्जर ऑफ, जनता पार्टी 1977 में बनी थी। तो ये जनता पार्टी बनी थी तो इसमें क्या था, कौन कौन शामिल था, मतलब किसका मर्जर हुआ था, कितने लोगों को भानुमति का कुटुंबा जोड़ा गया। तो उस टाइम में एक स्लोगन चलाया था कांग्रेस ने कि भानुमति का कुटुंबा। कांग्रेस ओ एंड जनसंघ, भारतीय लोकदल एंड सोशलिस्ट पार्टी, सी है ए एंड बी, या डी है कांग्रेस, जनसंघ एंड भारतीय लोकदल। तो बताओ कि जो जनता पार्टी है वो कैसे, जनता पार्टी कैसे बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। ये कांग्रेस ओ, जनसंघ और भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी है। पूरा मैं आपको बताता हूं कौन कौन से शामिल थे इसमें, क्योंकि पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप एक बार समझिए कि कौन कौन शामिल थे इस भानुमति के कुटुंब में। तो ये भानुमति पार्टी है वो बनी थी, वाज ए अमलगमेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। जब 1975 से 1977 के बीच में प्राइम मिनिस्टर गांधी ने यहां पे इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम में सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी। ठीक है, और 1977 का जनरल इलेक्शन लड़ा और पार्टियों ने कांग्रेस को डिफीट किया और जनता पार्टी के लीडर बने मोरारजी देसाई, जो कि बाद में पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आजाद भारत में। तो जो ये पार्टियां थी वो कौन थी? जैसे कि भारतीय लोकदल, भारतीय क्रांति दल था, उसमें स्वतंत्र पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी थी। मतलब ग्रुप में सब ग्रुप, छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, आपस में बहुत सारे ग्रुप थे। ये भानुमति का पूरा पिटारा है। मतलब एक ग्रुप छोटा, फिर उसने बोला कि चलो उस ग्रुप के साथ बैठ जाते हैं, फिर उस ग्रुप ने दोनों ग्रुप मिल गए, फिर उस ग्रुप का एक और नाम दे दिया, मतलब ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए थे। फिर उत्कल कांग्रेस, तो ये सारे मिलकर कहलाए भारतीय लोकदल। फिर उसके बाद आ जाता है भारतीय जनसंघ शामिल था, कांग्रेस ओ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक ये पार्टी भी थी, कांग्रेस आर जिसमें चंद्रशेखर, कृष्णकांत, रामलाल, मोहन धारिया, चंद्रजीत यादव, लक्ष्मी कंथमा ये शामिल थे, जिसमें कि कांग्रेस आर नाम दिया गया। देखो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस नाम भी रख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस रखने से कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। तो तीन पार्टियां तो ऐसे ही थी इसमें, जो जिसने कि नाम ही कांग्रेस रख लिया। ठीक है, और एक और भी थी कांग्रेस यूआरएस, जिसमें कि देवराज यूआरएस है, उसकी भी एक खुद की अलग पार्टी थी, वो बाद में शामिल हो गए थे। तो इतनी पार्टियां मिलकर वो कांग्रेस के सामने खड़ी होती है और उनके सामने मोरारजी देसाई उनके नेता होते हैं, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं, क्योंकि आपस में भिड़ गए। किसको ज्यादा चौधर था, इनका मकसद था कि कौन क्या, मतलब कैसे मैं सत्ता का भागीदार बनूं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आगे हुआ पूरा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया होगा। इस पे आप थोड़ा सा और भी गूगल कीजिए, जिससे आपको पता चले कि जनता पार्टी में और कौन कौन थे, क्या मामला हुआ उनका, क्यों बिगड़ी बात। कि पहले मोरारजी देसाई है वो हटे प्रधानमंत्री से, फिर क्या है चरण सिंह है उनकी सत्ता गई, फिर कांग्रेस वापस आ जाती है बहुत जल्दी ही। तो ऐसा क्या हुआ? द फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, पहले चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के?
तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा रहे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इसका मतलब वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को यह बनता है। भारत ने प्लानिंग फॉर्मल मॉडल ऑफ प्लानिंग है वो इस्तेमाल किया था, वो अडॉप्ट किया था, और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 991 और दिया हुआ है विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये नेशनल इमरजेंसी पे क्वेश्चन है और कुछ स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। सही आपसे पूछा पहले तो आप ये जरूर देख लिया कीजिए कि सही पूछा है गलत पूछा है। अब देखिए यहां पे 3 स्टेटमेंट है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज है, देखते हैं कि क्या ये नॉलेज आपका काम करेगा या आपका हिट विकेट हो जाएंगे, मतलब आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है क्वेश्चन इस इमरजेंसी पे कि आर्टिकल 349 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इन नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 359 है, 359 आर्टिकल क्या बोलता है, प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में। क्या ऐसा है कि राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल 356 का जिक्र है दूसरी स्टेटमेंट में कि आर्टिकल 356 सस्पेंड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी, कि पूरे ड्यूरेशन में इमरजेंसी के आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाएगा, मतलब फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत आने वाले फंडामेंटल राइट है वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे। ये 358 बोलता है। फिर बोलता है कि 42वां संवैधानिक संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द पीरियड अलाउड फॉर अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी फ्रॉम 2 months to 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स, कि जब डेट इसकी घोषणा हो जाती है, उद्घोषणा कर देते हैं राष्ट्रपति, उसके 2 महीने से 1 महीने इसको अप्रूव करवाना पार्लियामेंट से नेशनल इमरजेंसी को। इसके लिए 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया। ठीक है, तो बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट 3 में से करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि 42वां नहीं, वो तो 44वां संशोधन था। 42वां तो इंदिरा गांधी के समय थे चीजें जो उसने स्ट्रिक्ट की थी, और ये तो ढील दी गई है कि भैया 1 महीने फटाफट करवाओ। तो इसके लिए क्या है कि आपको 42वां नहीं 44वां है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। अब आ जाता है कि ये दूसरा सही है, पहला है वो गलत है। अब ये क्यों है ये देखिए थोड़ा एक बार, पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है इसको एक बार देखिए कि आर्टिकल 359 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कि आप फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो रहे, यहां पे फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड नहीं हो रहे। उसको अगर मांगना है ना फंडामेंटल राइट को, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब कोर्ट वाला प्रोसीजर है वो सस्पेंड हुआ है। राइट टू मूव कोर्ट ये वाला प्रोसीजर है वो सस्पेंड हुआ है इसमें ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। दिस मीन दैट आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट एज सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर इन्फोर्समेंट, कि उनकी इन्फोर्समेंट सस्पेंडेड है। द सेड राइट्स आर थ्योरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड, कि आप रेमेडी के लिए आर्टिकल जो 32 है ना रिट जारी करवाना, वो नहीं करवा सकते, वो आप नहीं करवा सकते। तो ये है आर्टिकल 359 की डेफिनेशन जो कि उस क्वेश्चन में गलत थी। ठीक है, आर्टिकल 358 बोलता है सस्पेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी व्हाइल 359 सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये पूरा 358 है वो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है, फंडामेंटल राइट को ही सस्पेंड कर देता है 358। वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो 359 था ना वो क्या है कि इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट का वो सस्पेंड करता है फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड द प्रेसिडेंट विच में आइदर बी इंटायर ड्यूरेशन और शॉर्टर पीरियड। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना वो आप ध्यान से समझेंगे तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, कि एक तो है कि फंडामेंटल राइट को 19 को सस्पेंड कर रहा है वो था 358, लेकिन दूसरा है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, रेमेडी नहीं ले सकते, और राष्ट्रपति के पास ये पावर है उन्होंने कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया, और ये इंटायर पीरियड के लिए भी हो सकता है और शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान से समझेंगे। और ये तो मुझे लगता है कि 44वां संवैधानिक संशोधन, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं थी, इनकरेक्ट था ये। ठीक है,
तो ये एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो वो फिर आप जो वापस जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इसका आंसर हो जाएगा। ज्वाइंट मीटिंग ऑफ 2 और मोर जोनल काउंसिल कैन बी हेल्ड, सच मीटिंग्स आर प्रिजाइडेड ओवर बाय, कि जोनल काउंसिल की 2 या 2 से ज्यादा मीटिंग हो सकती है। बताना आपको कि फिर इसकी चेयरमैन कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे जोनल काउंसिल के, 2 मीटिंग से ज्यादा चेयरमैन होंगे। इसका राइट आंसर क्या है, होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ 2 और मोर जोनल काउंसिल कैन बी हेल्ड, सच मीटिंग आर प्रेजाइडेड ओवर बाय द यूनियन होम मिनिस्टर हु इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल। 500 में जो जोनल काउंसिल है इसके बारे में जिक्र पहले भी आए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पेनल कोड ए क्राइम इज कंसिडर्ड कॉग्निजेबल व्हेन। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, पुलिस गिरफ्तार करेगी बिना वारंट, पुलिस गिरफ्तार करेगी बिना वारंट, पकड़कर सीधा हवालात में। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए क्या है, द क्राइम इज अनइंटेंशनल। इंडियन पेनल कोड में क्राइम है वो कॉग्निजेबल माना जाएगा जब क्राइम है वो अनइंटेंशनल हो। चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स आर क्रिमिनल, जब 16 साल से नीचे के बच्चे क्रिमिनल हो, या फिर 3 साल से कम की सजा का प्रावधान हो, उस तरह के मामलों में पनिशमेंट हो, ऐसे मामलों कॉग्निजेबल है। या फिर क्या, व्हेन ए कोर्ट कैन टेक नोटिस ऑफ द क्राइम विदाउट ए फॉर्मल कंप्लेंट, कि बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, सत्य कोर्ट संज्ञान लेती है, तो वो उस केस में कॉग्निजेबल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज वेयर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये आप चाहें तो देख सकते हैं, थोड़ा सर्च कर लीजिए, गूगल में मत्था मारिए कि अगर आपको और जानकारी लेनी है इसकी। एंड सच केसेस आफ्टर एन अरेस्ट हैज बीन मेड, accused will be produced before a magistrate and he may require the police officer to investigate the matter and court can take notice of the crime without a formal complaint। ये मामला इस पे बनता है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसको सुपरवाइज कौन करता है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को डायरेक्ट सुपरविजन कौन करता है। ये क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना हो सकती है बहुत सारे बच्चों की। ठीक है, ये क्वेश्चन में गलत हो सकती है। तो इसका राइट क्या आंसर है, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस मीन्स दैट, जस्टिस का मतलब क्या है। हम बहुत जस्टिस की बात करते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम जस्टिस की बहुत बात करते हैं, न्याय की, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय का मतलब क्या है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे क्लैरिटी आपके दिमाग में कुछ आएगी, जो पॉलिटी बिल्कुल समझ है ना वो डेवलप होनी स्टार्ट होगी, वरना ऐसे रट्टे लग रहे हैं, आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन वट एवर। तो कुछ बच्चे क्या पहला पढ़े आंसर लगा सकते हैं, क्या ऐसा है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा है क्या। दूसरा है, देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन जस्ट ग्राउंड, कि उचित आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द मेजोरिटी व्यू, बहुमत के आधार पर दृष्टिकोण है, बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द विशेस टू द किंग और प्रेसिडेंट, कि राजा या राष्ट्रपति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, मतलब इंडिया के केस में राष्ट्रपति हो गए, उसके आधार पर वो चाहें तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आमतौर पर बच्चे क्या है पहले पे लगा देंगे। अब इसमें क्या एक्चुअल में समझने वाली बात क्या है, इसका राइट आंसर देखिए पहले तो क्या है, यह है इसका राइट आंसर बी, देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन जस्ट ग्राउंड। भेदभाव कैसे किया जा सकता है, कि मान लो एक विकलांग है, अब सभी को बराबर समझा जाए, तो इसका मतलब क्या है, विकलांग बराबर कैसे हो सकता है, एक हट्टे कट्टे आदमी के बराबर हो सकता है क्या। तो इसका मतलब विकलांग को स्पेशल क्या है कि आपको प्रिविलेज देनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट ग्राउंड पे भेदभाव करना है, जस्ट उचित आधार पे उसको स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन करना, हो गया ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में या डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस का मतलब होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये वर्ड अगर आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ भी है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जैसे जाति के आधार पर भी देख ले, कि जैसे जो एससी कम्युनिटी है
तो उनके साथ सदियों से भेदभाव चला आ रहा था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली है, हालांकि फाइनेंशियल के आधार पर तो रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन क्या है कि सोशली और एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, स्पेशली सोशली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें जाए सीधा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तो उनका नंबर तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप भेदभाव हो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो कि जो कमजोर है उसको उठाने के लिए उनको स्पेशल रियायत दी गई है, तभी तो जस्टिस होगा उनके साथ में, तभी तो न्याय होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कई राज्यों में जैसे कि कुछ जॉब में महिलाओं को आरक्षण है, ठीक है, पंचायतों में आरक्षण है। अगर पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए न हो तो महिलाओं का नंबर ही नहीं आएगा, पूछेगा ही नहीं कोई, ठीक है, या जॉब में भी नंबर हो सकता ना आए। तो इसके लिए क्या उनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, स्पेशल उनको फायदा पहुंचाने के लिए डिस्क्रिमिनेट किया गया है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, जिससे कि उनका लेवल ऊपर आए पुरुषों के बराबर। तो ये जस्टिस का मतलब वो है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली चीज समझ में आई होगी और हवा में तीर नहीं चलाए होंगे। चलो एनीवे कि विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स रूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। प्रेसिडेंट रूल है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है आपके सामने, और क्या है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द प्रेसिडेंट रूल कैन एक्सटेंड इज 3 years। 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल है लगाया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड है 3 साल तक लगाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। पहली स्टेटमेंट ये, क्या बात सही है? दूसरा, रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट रूल है उसका रेजोल्यूशन पारित करना जरूरी है। क्या बात सही है? तीसरा है, proclamation of president rule may be revoked by president at any time by subsequent proclamation. Such proclamation must be approved by the parliament। कि प्रेसिडेंट कभी भी उसको हटा सकते हैं, लेकिन जब हटाएंगे उसकी उद्घोषणा करेंगे तो वो जो घोषणा है वो पार्लियामेंट से पास होनी जरूरी है, पार्लियामेंट उसको अनुमोदित करेगा। तो क्या ऐसा एक प्रेसिडेंट रूल हटाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत है? ठीक है, और बताना है आपको, तो ये भी आप ध्यान से रखिए कि ये उसमें करेक्ट ही पूछा है, कहीं सोचो कि ज्यादा सोच लो इनकरेक्ट पूछा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, इनकरेक्ट पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो बिल्कुल हटाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं, लगाने के लिए चाहिए। 2 महीने का टाइम है। राष्ट्रपति वाला जो नेशनल इमरजेंसी वो 1 महीने और यहां पे 2 महीने में पास होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। फिर क्या स्पेशल मेजोरिटी नहीं सिंपल मेजोरिटी से, ये भी गलत हो गई। फिर तो क्या है, ये भी गलत हो गई है। अब पहली है कि वो 3 साल तक लगाया जा सकता है, ये बात सही है, 3 साल तक लगाया जा सकता है, ये बात सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा राम कहानी सुननी है, देखनी है तो आप इसको पीडीएफ पढ़ें। स्कोप फॉर द जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर द यूनिटरी सिस्टम बिकॉज। यूनिटरी सिस्टम होता है जैसे कि अमेरिका वगैरह में है, नहीं सॉरी यूनिटरी सिस्टम नहीं है अमेरिका में, वो तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहां पे यूनिटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जहां पे कि फेडरल नहीं है। अमेरिका तो उल्टा हो गया ना, फेडरल नहीं है, यूनिटरी है, यूनिटरी सिस्टम है, उसकी बात हो रही है। तो वहां पे जो जुडिशियल रिव्यू है, जैसे कि चाइना टाइप सिस्टम हो गया, वहां पे चाइना टाइप सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल पावर आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रीजन है। देयर इज नो जुडिशरी अंडर दिस सिस्टम। The power are well defined, leaving no scope for dispute. The judiciary has been stripped of all power। कि जुडिशरी से सारी पावर ले ली गई है। तो बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑल पावर आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ए इसका आंसर होगा। स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर द यूनिटरी सिस्टम बिकॉज ऑफ ऑल पावर आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज सुप्रीम। ये जिक्र कहीं ना कहीं आया है और उसमें बताया था कि वर्ल्ड की जो ज्यादातर डेमोक्रेसी है वो फेडरल वाली है, और यूनिटरी वाली चाइना का मैंने एग्जांपल दिया था। तो उसमें चाइना के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको, कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, माई बाप होती है, वहां पे रिव्यू वगैरह का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज, क्या है? अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात है तो राष्ट्रपति को दिमाग में रख सकते हैं। जब इस तरह का सिस्टम होगा तो जो कैबिनेट होगी वहां की, ठीक है, तो वो क्या है, उनकी एडवाइस कभी ली नहीं जाती। बाइंडिंग ऑन द हेड ऑफ द स्टेट, नॉट बाइंडिंग ऑन द हेड ऑफ द स्टेट, बाइंडिंग इफ द एडवाइस इज टेंडर्ड यूनानिमसली इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट रेजोल्यूशन।
क्या है इसका राइट आंसर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि जो उनकी एडवाइस होती है ना, वो दे तो सकते हैं एडवाइस, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। जो राष्ट्रपति बने हैं ना, वो मुखिया ही है, मेन ही है, होली सोली है। जैसे ट्रंप है, उसके दिमाग में जो सनक आई कि उसको प्रतिबंध लगा देना, उसको प्रतिबंध लगाना है, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देते हैं, किसी की नहीं सुनते। तो उसकी पावर क्या है? किसी की नहीं सुनते। वो इसलिए एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं होता तो वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठना, फिर वो पूरा प्रोसेस होता, पार्लियामेंट से पास करवाना, ये चीजें हो जाती। तो नॉट बाइंडिंग ऑन द हेड ऑफ द स्टेट, तो वो ज्यादा पावरफुल होता है इस केस में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड एज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ, कि संविधानों को आमतौर पे जो रिजिड बोला जाता है, फ्लेक्सिबल बोला जाता है, उसका आधार क्या है? वो क्यों बोला जाता है? भारत का संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल ही है, किस आधार पे हम बोल रहे हैं? ये किस आधार पे हम लोग ये बात बोल रहे हैं, तो ये आपको बताना है। उसकी लंबाई और उसका जो पूरा वॉल्यूम है उसके आधार पे, या प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, रिटन और अनरिटन कैरेक्टर, या मैनर ऑफ द एनेक्टमेंट, की जो जिस तरीके से तरीका लागू करना है उसके आधार पे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अगर तरीका बहुत मुश्किल है, 2/3 बहुमत राज्यों की भी 50% वाला, तो इसका मतलब बहुत रिजिड है वो चीज। और अगर सिंपल मेजोरिटी वाली चीज है तो इसका मतलब बहुत आसान है, फ्लेक्सिबल है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा फिर? जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, वो है फिर आधार। Which among the following countries does not possess a constitution in the formal sense of the term? क्या है क्वेश्चन? कि which among the following countries does not possess a constitution in the formal sense of the term? संविधान का एक फॉर्मल सेंस नहीं है। जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस तरह से कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल है, ये नहीं है। लेकिन क्या है, वहां पे एक्ट है, पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास कर दिया तो उसके अनुसार चलना है आपको। कन्वेंशन है, उसके अनुसार आपको चलना है। कन्वेंशन मतलब जैसे परंपरा, उसके अनुसार चलना है। तो एक्ट के जरिए चल रहा है, आर्टिकल के जरिए नहीं चल रहा, आप ये बोल सकते हैं। अगर मैं टिपिकली बात करूं कि ऐसा कोई रिटन में आर्टिकल्स नहीं है कि उससे ये होगा, उससे ये होगा। पार्लियामेंट की पावर पूरी है कि जो एक्ट बनाना चाहे, कानून बन गया, कानून के अनुसार चलेंगे, संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, कानून के अनुसार चलना है, संविधान के अनुसार नहीं चलना है, ऐसी चीजें कहां पे है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, वो है यूनाइटेड किंगडम। अनलाइक मोस्ट मॉडर्न स्टेट, ब्रिटेन डज नॉट हैव ए कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल वगैरह इस तरह से पूरा वो नहीं है, बट एन अनरिटन वन फॉर्म्ड एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट जजमेंट और कन्वेंशन। वहां पे एक्ट बनते हैं पार्लियामेंट में, वहां पे जजमेंट होते हैं कोर्ट के, उसके अनुसार, और कन्वेंशन के अनुसार। ये 3 चीजें प्रोसेस फॉलो होता है, न कि जो आर्टिकल वाला सिस्टम है ना, वो वाला फॉलो नहीं होता। कोडिंग नहीं है उसकी, संविधान की रिटन में ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट ने जो एक्ट बना दिया तो वो उसका फाइनल हो जाएगा। मान लो जैसे कोरोना आया है, कोरोना के ऊपर कोई एक्ट बना दिया पार्लियामेंट में, ठीक है, तो वो क्या है कि वो कानून बन गया। लेकिन ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, किस आर्टिकल के तहत उन्होंने एक्ट बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात, सारी चीजें समझ में आई होगी। तो ये थे 50 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे, क्योंकि आसान थे आज,